बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम गवर्नेंस की कुछ बेसिक थ्योरीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं। ये थ्योरीज़ आपकी जीपीपी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, सोशियोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इनके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसको मैनेज करने में भी ये थ्योरीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो थ्योरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पॉलिटिकल साइंस है उनके साथ अगर कोई थ्योरीज़ एडजस्ट होती है, हमने किसी टॉपिक के साथ उनको एडजस्ट करना होता है। डेमोक्रेसी के साथ, आपकी अकाउंटेबिलिटी के साथ डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारी गवर्नेंस की 7 टाइप्स की थ्योरीज़ हैं: कम्युनिटेरियनिज़म, मार्क्सिज्म, न्योलिबरलिज्म, रेशनल चॉइस थ्योरी, रेगुलेशन थ्योरी, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड लिबर्टेरियन सोशलिज्म। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम कुछ थ्योरीज़ का आपस में रिलेशंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कम्युनिटेरियनिज़म के ऊपर। देखें, कम्युनिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम कम्युनिटी। दो चीज़ें हैं, वन इज़ इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज़ कम्युनिटेरियनिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है, जिसको हम डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक स्टेप को भी डिस्कस करते हैं, विच इज़ नियर अबाउट क्लाइंटलिज्म। जो है क्लाइंटलिज्म क्या होता है कि जब भी वोटर्स या पॉलिटिकल पार्टिसिपेटर्स जो हैं वो किसी एक लीडर की क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ क्लाइंटलिज्म। अब क्लाइंटलिज्म में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, अगर आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड पर्सन्स हैं, अगर उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहीं पे फुलफिल हो रहा है तो उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो दैट इज बेसिकली इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाए एज कंपेयर टू कलेक्टिविज्म को। अब कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, ये बेसिकली सोशल साइंस की एक फिलॉसफी है दैट मेंटेन दैट सोसाइटी शुड आर्टिकुलेट व्हाट इज गुड। कि आपने कलेक्टिविज्म के ऊपर बात करनी है कि सोसाइटी के लिए क्या ठीक है, आपने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देनी है। कम्युनिटेरियनिज्म में कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देनी है कि एक लार्ज कम्युनिटी है किसी एरिया की, तो आपने उनके कलेक्टिव बेनिफिट के ऊपर बात करनी है। अब अक्सर ऐसा होता है कि कम्युनिटी के अंदर, अब इससे ये नेक्स्ट स्टेप आगे बता रहा हूं कि कम्युनिटी के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होता है। एक कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के अंदर जितने मेंबर्स रह रहे हैं उनके अंदर भी कन्फ्लिक्ट पाया जाता है रिगार्डिंग सम स्टांस। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कम्युनिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो कहती है कि सबसे पहले आप वो प्रोजेक्ट्स करें, वो सोशल साइंस के इंडिकेटर्स को लें जो कलेक्टिवली अप्लाई हों, जो सबके लिए बेहतर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हैं, कोई रोड ले लेते हैं, तो वो कम्युनिटी के सब लोगों के लिए बेहतर है। डैम बनता है तो वो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए बेहतर है। डिफरेंट एनर्जी लाइंस लगती हैं तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए बेहतर है, जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट का जो आंसर है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और मिटिगेट हो जाता है। तो कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, कंट्रास्टेड विद क्लासिकल लिबरलिज्म। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लिबरलिज्म, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, और कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से डिफर है। अब क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है,
क्लासिकल लिबरलिज्म है कि हर बंदे को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करने की आज़ादी होती है। लिबरल है, उसका जो दिल करता है वो करेगा। मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पाकिस्तान के सिनेरियो के मुताबिक, पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो कम्युनिटीज़ जो हैं, जब भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो वोटिंग के लिए जाते हैं तो वो एक कम्युनिटी को हिट करते हैं कि ओवरऑल कि हम ये इस एरिया में जितनी भी कम्युनिटी बैठी है हम उनके लिए ये सर्विसेज देंगे। एजुकेशन की सर्विस हो सकती है, हेल्थ की सर्विस हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस हो सकती है, डिफरेंट सर्विसेज हो सकती है। बट इसके अगेंस्ट जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म में होता है कि एक इंडिविजुअल कहता है कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं किसी को भी, मैं कम्युनिटी से हट के मैं किसी को भी वोट दे सकता हूँ, मेरा अपना राइट है। कम्युनिटी के अंदर क्या है कि कम्युनिटी मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो किया जाता है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके अंदर वो किया जाता है जो हर इंडिविजुअल अपने लिए अलग चाहता है। अब कम्युनिटेरियनिज्म देखता क्या है? कम्युनिटेरियनिज्म एग्जामिन्स द वे शेयर्ड कॉन्सेप्शन ऑफ गुड फॉर्म ट्रांसमिटेड जस्टिफाइड एंड इन्फोर्स्ड, कि कोई भी अच्छी चीज़ जो है, जो कम्युनिटेरियनिज्म के अंदर क्या होता है, उसको बनाया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है और अच्छी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। अब कम्युनिटेरियनिज्म का अगर हम सेंट्रल थीम लें तो सेंट्रल थीम है रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स विद मिनिमम ऑफ स्टेट इन्वॉल्वमेंट। क्या है? आपने स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देनी। जिस तरह कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखें, इंडिया का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, स्पेशली उनकी केरला स्टेट जो है, उनके अंदर उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोकल गवर्नमेंट को दी हुई। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को की इंटरफेरेंस के बिना वो अपने सारे काम करती है कम्युनिटी की वेलफेयर की बेस के ऊपर। अब उसके अंदर क्या होता है कि हर कम्युनिटी जो है वो अपने हिसाब से, देखिए हर कम्युनिटी अगर आप चले जाएं, हर कम्युनिटी के डिफरेंट इश्यूज हैं। किसी का एजुकेशन का इशू होगा, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, किसी का हेल्थ का इशू होगा, किसी का वाटर अवेलेबिलिटी का इशू होगा, सबके डिफरेंट इश्यूज होंगे। तो कम्युनिटेरियनिज्म में क्या होता है कि हर कम्युनिटी अपने इश्यूज को डिस्कस करती है और हर कम्युनिटी जो सेंट्रल या प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब गवर्नेंस के लिए क्या चीज़ है? कम्युनिटेरियन गवर्नेंस हैविली ऑन कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी एंड पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स मेंबर इन कलेक्टिव मैटर। अगेन बात चल रही है कि कम्युनिटेरियनिज्म के अंदर हम कलेक्टिविटी की बात करते हैं हमेशा। The state or for that matter local government is believed to be big and too bureaucratic to deal with local problem। अभी मैंने केरला स्टेट की बात की इंडिया के अंदर, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो लोकल ब्यूरोक्रेसी होगी वो डिफर होगी एज कंपेयर टू स्टेट और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो एक तो लेजिटिमाइज होगी, ऑटोनमस होगी कम्युनिटी के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। और ये गवर्नेंस का सबसे मेजर टूल है कि अगर हम बेहतर गवर्नेंस चाहते हैं, अगर कभी भी गवर्नेंस के रिलेटेड बात हो और अकाउंटेबिलिटी की बात हो या आपकी डेमोक्रेसी की बात हो, तो इनके अंदर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
उससे आगे हम देखते हैं कि कम्युनिटेरियनिज्म का जो है वो जो सपोर्ट है वो दो तरह की होती है, टू मच गवर्नमेंट एंड टू लिटिल गवर्नमेंट। अब टू मच गवर्नमेंट क्या होती है कि जिसके अंदर कम्युनिटेरियनिज्म is an attractive alternative to having government at different level decide on matter which can resolved by a member of community। कि आपने पूरी तरह, टू मच गवर्नमेंट का मतलब है कि पूरी तरह गवर्नेंस करनी है कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। मतलब कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो जब फुल गवर्नेंस करेंगे कम्युनिटी के ऊपर तो वो टू मच गवर्नेंस गवर्नमेंट होगी, और टू लिटिल गवर्नमेंट क्या होगी, इंट्रोड्यूसिंग सम सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़े लेवल के ऊपर अगर आप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूँ यहीं के ऊपर कि अगर हम केरला स्टेट के लोकल गवर्नमेंट की बात करें या हम बात करें पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस की लोकल गवर्नमेंट की, तो दोनों के अंदर फ़र्क है। केरला के अंदर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी लेवल के ऊपर गवर्नेंस कर रहे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिस्कस भी हो रही होती हैं और इनकी विजिबिलिटी भी हो रही होती है। बट अगर पाकिस्तान के अंदर आपको देखें तो पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के पास की गवर्नेंस जो है वो मिनिमम एंड शॉर्ट एंड स्मॉल लेवल के ऊपर है, और बाकी चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर होनी चाहिए थी, लाइक आपकी एजुकेशन, प्राइमरी एंड मिडिल लेवल की एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जब लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर होनी चाहिए थी, ये सारे की सारी क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है। तो दैट इज टू लिटिल गवर्नमेंट। अब ये बेसिकली स्टैंड पॉइंट करती है, ये ए पॉलिटिकल थ्योरी है। अब ए पॉलिटिकल दो कॉन्सेप्ट हैं that is very closely related with each other, that is apolitical and non-political। apolitical and non-political दोनों बेसिकली होते हैं कि जब पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस ख़त्म कर दी जाती है तो उसे ए पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले बिफोर 1947 सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ए पॉलिटिकल एंड और नॉन पॉलिटिकल थी। ए पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, जो करंटली गवर्नेंस के लिए डिमांड की जाती है। हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये गवर्नेंस के लिए डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे अगेन अलग एक एग्जाम्पल देख लें तो आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि ब्यूरोक्रेसी का लेजिस्लेटिव एंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ कोई पार्ट नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट आता है वो उसको खुद चूज करता है और उसी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट होते हैं तो वो एट स्मॉल लेवल एंड क्विक लेवल के ऊपर जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर हर इंडिविजुअल की एक्सेस होती है उस डिसीजन तक। तो इसका एक तो प्रोसेस जो हायरार्किकल प्रोसेस होता है वो शॉर्ट होता है कि हर इंडिविजुअल जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके पास जाते हैं और उनके पास अपने मसाइल प्रॉब्लम्स बताते हैं जो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं कम्युनिटी के पास फंडिंग की वजह से। अदरवाइज अगर आप हायरार्की लें तो इंडिविजुअल जनाब एक ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगा, लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करेगा, सेक्रेटरी से, फिर जनाब आपके उसके बाद बजट पास होगा, बजट के बाद एक लॉन्ग ड्यूरेशन है जिसके अंदर जाके आपके मामला सॉल्व होंगे। तो कम्युनिटेरियनिज्म बेसिकली अ ब्लेसिंग ऑफ कंसेंसस एंड द इवल्स ऑफ द डिसएग्रीमेंट।
सेकेंड थ्योरी अगर हम कम्युनिटेरियनिज्म से नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करें तो दैट इज मार्क्सिज्म। बेसिकली अगर समझे तो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है ही नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं। मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर। मार्क्सिज्म वाज टोटली अगेंस्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म सोसाइटी। वो कैपिटल कहते थे मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स कहते थे कि सोसाइटी के अंदर जो है वो 3 तरह की क्लास हैं। वन इज लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ऐसे लोग जो लैंड ऑनर्स हैं। उसके बाद दूसरे हैं बोर्जवा क्लास। बोर्जवा क्लास मीन कि वो लोग जिनके जो प्रोडक्शन करते हैं हाई लेवल के ऊपर। और तीसरी होती है आपकी प्रोलेटारिएट क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जो वर्किंग क्लास होती है, जो बोर्जवा की जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो क्लास वर्क कर रही होती है वो प्रोलेटारिएट क्लास होती है। बट हम इसको गवर्नेंस के अंदर क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि जो इकॉनमी है उसका गवर्नेंस के साथ बड़ा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कार्ल मार्क्स साहब बात करते हैं कि एक तो इनकम इनइक्वालिटी होती है, वेल्थ इनइक्वालिटी होती है, सर्विसेज इनइक्वालिटी होती हैं, लाइफस्टाइल इनइक्वालिटी होता है, ह्यूमन इनइक्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर और सोसाइटी की गवर्नेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? तो उसकी रीज़न ये है कि जब एक वर्किंग क्लास, जब इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और जो वर्किंग क्लास है उनकी जो लिविंग मैकेनिज़्म है वो मज़ीद डाउनफॉल होता जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि वो एट द एंड जो है वो बोर्जवा क्लास के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और जब वो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे तो सोसाइटी की गवर्नेंस का मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स क्या कहते हैं? दैट सोशल लाइफ इज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट बेसिकली अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स 2 लोगों का है, बोर्जवा एंड प्रोलेटारिएट क्लास। फिर कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। एक जो अभी हमने इकोनॉमिक कैपिटलिज्म की बात की कि जब इकोनॉमिक कैपिटलिज्म क्या करेगा, वो इनकम इनइक्वालिटी जनरेट करेगा जिससे रेवोल्यूशन आएगी एंड सोसाइटी की जो हैव्स एंड हैव्स नॉट के दरमियान जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म होगा। इसके साथ अब वो कहते हैं कि पॉलिटिकल जो कैपिटलिज्म सोसाइटी है वो पॉलिटिकल थ्योरी को भी डिस्टर्ब करती है। अब वो कैसे डिस्टर्ब करती है? तो वो कहते हैं कि जब बोर्जवा क्लास जो है वो कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं करते। बोर्जवा डेमोक्रेसी सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते हैं, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ से बोर्जवा को क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है कि रूल ऑफ लॉ होगा तो बोर्जवा क्लास की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या उनके जो प्राइवेट मैकेनिज्म लाइफ होगा वो सारी क्या हो जाएगी? सिक्योर। कभी भी कंप्लीट लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड बोर्जवा नहीं करते, क्योंकि कंप्लीट लिबरल डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ लॉ के साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होती है। और अगर बोर्जवा क्लास प्रोलेटारिएट को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे दें तो वो जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है वो नहीं रहेगी, जो बोर्जवा क्लास उसको नहीं चाहती। उसके बाद 2 क्लासेस की हम बात कर चुके हैं और उसके बाद कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि जो बोर्जवा क्लास है वो भी फर्दर 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड है। वन इज़ हाई बोर्जवा जो लार्ज ऑनर्स होते हैं, उसके बाद पैटी बोर्जवा जो स्मॉल ऑनर्स होते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल बोर्जवा भी होते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे होते हैं,
फॉर एग्जांपल गूगल का सीईओ उठा के देख लें, ठीक है, तो इनका पिचारे, जो गूगल का सीईओ था पिचारी साहब, ठीक है, तो वो देख लें, तो वो भी बोर्ड, वो ये कहते हैं कि जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ के जो मेजर पर्सन्स होते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनको भी कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि वो भी बोर्जवा क्लास के अंदर आते हैं। अब वो कहते हैं कि 5 तरह की मेजर चीज़ें होती हैं। मार्क्स जो ह्यूमन हिस्ट्री इन टर्म ऑफ वे इन विच ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व इन करेक्टराइजेशन ऑफ ई डिस्टिंक्ट पीरियड। हर पीरियड के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होते हैं। सबसे पहला पीरियड था दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के अंदर क्या था कि हर इंसान आज़ाद था कुछ भी करने में। ये बेसिकली प्लेटो की थ्योरी है, जिसके अंदर उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स दिया था कॉन्सेप्ट। इसको इसीलिए कहा जाता है ये दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसके अंदर प्रॉपर्टी विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एंड वाइव्स विल बी द वाइव्स ऑफ ऑल। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म के अंदर। तो वो यही कहते थे कम्युनिज्म के सब की सब चीज़ है। उसके बाद स्लेव सोसाइटी आ गई कि लैंड ओनर्स आए, उन्होंने स्लेव बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आ गई और फ्यूडल सोसाइटी के बाद आई कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद आई सोशलिज्म आया। सोशलिज्म के अंदर क्या था कि किसी की सोशलिज्म के अंदर हमेशा जो है वो दी जाती है जो भी सिटीजन्स होते हैं और जो भी लैंड ओनर्स होते हैं उनको कंप्लीट इक्वालिटी एंड इक्विटी दी जाती है, क्योंकि सोशलिज्म या कम्युनिज्म के अंडर होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी, अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के अंडर नहीं हो सकता। ये स्टालिन का सोशलिज्म था सोवियत यूनियन के अंदर। उसके बाद माओ जेडोंग साहब का कम्युनिज्म था चाइना के अंदर। तो ये दोनों इस चीज़ की बुनियाद रखते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ये था इनकम इन इक्वालिटी के ऊपर। और लास्ट सोसाइटी मतलब पहली हो गई प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद स्लेवरी हो गई, तीसरी फ्यूडल हो गई, चौथी कैपिटलिज्म हो गई और पांचवी जब माओ जेडोंग साहब ने के पीजेंट क्लास ने जब रेवोल्यूशन दी तो उसके बाद आया कम्युनिस्ट सोसाइटी जो चाइना के अंदर है। लेकिन अब भी चाइना भी कंप्लीट कम्युनिस्ट नहीं है। इन्होंने बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जिसके अंदर ये अब पार्शली कम्युनिस्ट कंट्री है, क्योंकि इन्होंने किसी हद तक प्राइवेट प्रॉपर्टी को लीगल कर दिया है। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो दो बेसिस के ऊपर बनती है। वन इज़ इकोनॉमिक बेस, सेकंड इज़ पॉलिटिकल बेस, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक बेस के ऊपर बोर्जवा क्लास क्या करती है, क्या डिमांड होती है, एंड पॉलिटिकल बेस के ऊपर वो क्या चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं कार्ल मार्क्स साहब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्लास हैज़ टू ट्रांसलेट इट्स पावर। दो तरीके से पावर होती है जो इकोनॉमिक क्लास होती है। एक मतलब आपके अगर इकोनॉमिकली तौर पर जो बोर्जवा क्लास है वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, वो दो पावर्स का यूज़ करते हैं, एक पॉलिटिकल पावर को, एक आइडियोलॉजिकल पावर को। अब यहाँ पे मैं बात एक करता चलूँ कि कार्ल मार्क्स साहब की थ्योरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी है और कार्ल मार्क्स साहब ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के अंदर भी यही बात करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली बोर्जवा क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद कहते हैं कार्ल मार्क्स साहब देयर आर टू वे इन विच अ रूलिंग क्लास कैन कंसोलिडेट इट्स हेजेमनी ओवर अदर क्लासेस। सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी के पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दूं। हमने वहाँ पे बात की कि जो कंप्लीट डेमोक्रेसी है और जो गुड गवर्नमेंट्स है वो दो तरीके से, या मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके से अचीव की जा सकती है। और यही कार्ल मार्क्स भी अपनी थ्योरी के अंदर बयान करते हैं कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो दो तरीक़ों से आ सकती है। मॉडर्न गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको लिबरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये दोनों दो तरीक़ों से हासिल होती है। वन इज़
due to the use of force, second is through use of ideology and socialization। और जो हमने गुड गवर्नमेंट के अंदर बात की थी वो भी दो तरीक़ों से, कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो दो तरीक़ों से अचीव होती हैं। फर्स्ट के अगर किसी के साथ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैं उसके साथ होगी, और दूसरा क्या होगा कि अगर पीसफुल तरीके से है तो पीसफुल के अंदर आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेंगी। उसके बाद कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं मार्क्सिज्म के अंदर कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज विल बी इम्पोर्टेंट सिंस रूलिंग क्लास सीक टू कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयट प्रोलेटारिएट क्लास, के कैपिटलिस्ट सोसाइटी तब तक एग्जिस्ट करेगी और तब तक इम्पोर्टेंट रहेगी जब तक बोर्जवा क्लास प्रोलेटारिएट क्लास को एक्सप्लॉयट करता रहेगा और उनके जो राइट्स हैं उनको अंडरमाइन करेगा। और मार्क्सिज्म साहब ये भी कहते हैं कि जैसे हमने कम्युनिटेरियनिज्म के बदर बात की, हमने कहा कि कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस नहीं करता, वो होल द कम्युनिटी बेनिफिट्स के ऊपर बेस करता है। तो कार्ल मार्क्सिज्म साहब भी यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कभी भी इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात नहीं करती नज़र आएगी आपको। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमेशा 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 आपको बोर्जवा क्लास, अपर क्लास, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर नज़र आएगी। इंडिविजुअल्स आर नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ मार्क्सिज्म, इंडिविजुअल आर ओनली सिग्निफिकेंट व्हेन दे एक्ट टुगेदर एज अ क्लास। वो कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल कुछ नहीं है, दो क्लासेस हैं, एक बोर्जवा क्लास है, एक प्रोलेटारिएट क्लास है। जो क्लास यूनिफाइड रहेगी वो अपर पे रहेगी, जिस तरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर पहले बोर्जवा यूनिफाइड थी, फिर माओ ज़ेडोंग साहब के अंडर जब पीजेंट क्लास जो है वो यूनिफाइड हुई तो आपने दुनिया ने देखा कि रेवोल्यूशन आई, और रेवोल्यूशन के बाद दुनिया ने देखा कि कम्युनिज़्म आया जिसके अंदर पब्लिक ऑनरशिप जो है वो एग्जिस्ट की, इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यो लिबरलिज़म के अंदर। न्यो लिबरलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल लाइफ के ऊपर है। न्यो लिबरलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड के ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है। न्यो लिबरलिज़म क्या कहता है? न्यो लिबरलिज़म कहता है कि सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल को लिबर्टी और फ्रीडम दी जाए, ये एक लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट है। बट न्यो लिबरलिज़म क्या कहते हैं? न्यो लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के ऊपर, इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर, कि एक सोसाइटी, स्टेट और सोसाइटी के अंदर जो एक इंडिविजुअल है वो किसी तरह की एक्टिविटी भी कर सकता है। जो गवर्नमेंट है वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इसको कहते हैं न्यो लिबरलिज़म। अब हम डिस्कस करते हैं इस थ्योरी के अंदर क्या है कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस विच प्रोवाइड अ डेफिनेट आउटले ऑफ गवर्नेंस थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? मार्केट मैकेनिज्म है कि मार्केट के अंदर जो भी डिमांड, सप्लाई, रेट्स या जितनी भी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज्ड करनी है, उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई गवर्नेंस नहीं होगी। गवर्नमेंट या स्टेट बैंक या जितने भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन उसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। और जितने भी, और दूसरी बात एक न्यो लिबरलिज़म के अंदर ये भी की जाती है कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो ओवरलुक करे, गवर्नेंस करे। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाने के बजाय उनको प्राइवेटाइज़ कर दे। जैसे यूएसए के अंदर आपको कैपिटलिज़म जब नज़र आता है तो आपको वहाँ न्यो लिबरलिज़म भी नज़र आता है कि वहाँ पे उन्होंने सारे जो पब्लिक ऑन एंटरप्राइजेज़ थी उन सब को प्राइवेट कर दिया और प्राइवेटाइज़ करके बेहतर सर्विसेज दी गई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी ब्यूरोक्रेसी वो उनको चलाती नहीं है, अब वो सिर्फ प्राइवेटाइज की ओवरलुक करती है, गवर्नेंस करती है। अब ये जो चीज़ है न्यो लिबरलिज़म, ये कई जगहों पे बेहतर भी है। अगर हम इसको जनरली डिस्कस करें, इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके रिसोर्सेज, अपने पर्सनल रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेहतर सर्विसेज मिलती हैं,
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली नहीं होती। जैसे अब मैं आपको पाकिस्तान के अंदर करंटली एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है एनर्जी क्राइसिस का, बिल्स वापडा के एनर्जी के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब ये क्या है कि वापडा की मोनोपोली है, वो जिस तरह चीज़ों को करना चाहे वो कर देता है। अब अगर ये प्राइवेट ऑन कर दिया जाए, प्राइवेट एंटरप्राइज की जाए, तो एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनर्जी की सप्लाई के अंदर रहेगी, तो एक की मोनोपोली नहीं रहेगी और इंडिविजुअल को क्या होगा, बेनिफिट होगा। बट एट सम एक्सटेंट जो है वो न्यू लिबरलिज्म जो है वो किसी सोसाइटी के लिए कंप्लीट नहीं भी होता। उसकी एक एग्जांपल हम कोविड-19 के अंदर देखते हैं कि आपने देखा होगा कि हर वो कंट्री जिसके अंदर हेल्थ जो है वो पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट के अंडर चल रही होती थी, वो उन्होंने कोविड-19 के ऊपर गवर्नेंस करके ज़्यादा जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें आप, इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ की एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हेल्थ पब्लिक एंटरप्राइज थी, पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर थी, तो उनको ज़्यादा जल्दी देख लिया गया। अगर एज़ कंपेयर टू हम देखें तो प्राइवेट ऑन थे, जैसे आपको नज़र आता है यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर प्राइवेटाइज थी। तो प्राइवेटाइज के अंदर जब गवर्नमेंट ने उनको कहा कि ये सर्विसेज दें, तो गवर्नमेंट तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि हमारे साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हम ये सर्विसेज नहीं दे सकते, आप हमारे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें। गवर्नमेंट तो जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम लग गया, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आपने देखा कि क्या हुआ। अब न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है, इट प्रपोज दैट ह्यूमन वेलबीइंग कैन बी बेस्ट बी एडवांस्ड बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेस की फ्रीडम है विद इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जो मर्जी और जितना मर्जी करती रहे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, सॉरी, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जितना और जो मर्जी करती रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस करें। आपको किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस करना है तो आपको वो बिजनेस करने होंगे जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम है कि कोई भी बंदा अल्कोहलिक बिजनेस कर सकता है। बट अब अगर हम पाकिस्तान न्यू लिबरलिज्म की अप्रोच ले ले तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली ये इलीगल है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी काम कर लेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ आपके ऊपर क्या करेगी, गवर्नेंस करेगी। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर इन सब को अलग प्राइवेटाइज कर दिया जाए, स्टेट बैंक के अंडर ना किया जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी हमारे जितने भी प्राइवेटाइज बैंक हैं, जितने भी हैं, HBL है, NBP है, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, ये सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आपको नज़र आते हैं। अगर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर, क्यों, अब क्या होता है कि जो स्टेट बैंक है वो अपनी पॉलिसीज़ शेयर करती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, टैक्स पॉलिसी कैसे रखनी है, ये सारी स्टेट बैंक जो है वो प्राइवेट को देता है और तो वो आगे चलते हैं। अब क्या, अब अगर इन प्राइवेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया जाए, अब न्यू लिबरलिज्म के अंदर क्या है कि ये प्राइवेटाइज बैंक जो है इनके अंदर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ ओवरलुक करें, गवर्नेंस करें, बट अपनी पॉलिसीज़ उनकी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर ना करें। तो उसके अंदर क्या होगा कि ये सारे बैंक कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को नीचे ले, अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएंगे, जहाँ पे हर इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा। इट प्रपोज दैट
Human well-being can best be maximization of entrepreneurial freedom within institutional framework characterized by private property, individual rights and free trade. उसके बाद स्टेट का इसके अंदर रोल क्या होता है? द रोल ऑफ द स्टेट इज टू क्रिएट एंड प्रिजर्व एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट टू सच प्रैक्टिस, कि सिर्फ आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देंगे, बाकी आपकी उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो मार्केट है वो मार्केट खुद अपने हिसाब से जो है वो हर चीज़ को आइडियलाइज करेगी, हर चीज़ को देखेगी कि किस चीज़ की सप्लाई, डिमांड और ये सारी चीज़ें किस तरीके से लेकर चलनी है। स्टेट क्या करते हैं? स्टेट शुड प्राइमरी फोकस ऑन सेटिंग अप ऐसी चीज़ें, स्टेट वो चीज़ों के ऊपर वो करे जिसके ऊपर स्टेट डायरेक्टली ज़रूरत है, लाइक मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, जुडिशरी, स्टेट उनको करे। बाकी प्राइवेट जो मार्केट रिलेटेड जितने हैं, मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जितनी तरह के भी बिजनेस होते हैं, स्टेट उनके ऊपर किसी तरह की इंटरफेरेंस ना करे, बल्कि स्टेट जो है उनके डायरेक्टली रिलेटेड मैटर्स जो हैं, जिनके अंदर हम बात कर चुके हैं, मिलिट्री है, डिफेंस है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जुडिशरी है, उनके अंदर वो अपना देखे जिससे वो ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट के गवर्नेंस कर सकेगा। और मार्केट के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल ये सारी चीज़ें जो है ये सारी प्राइवेटाइज कर दी जाए। जैसे ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज्ड हैं, जिससे बेनिफिट लिए जा सकते हैं। State intervention in market must be kept to bare minimum. स्टेट की मिनिमम हो, बिकॉज देयर इज every likelihood that powerful interest will inevitably distort and bias state intervention for their own benefits. स्टेट क्या करे? लिमिटाइज कर दे इंटरवेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट की इंटरवेंशन रहेगी तो पॉसिबल है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन की बाइसनेस कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज़्यादा हो, कुछ की तरफ कम हो, तो उसकी वजह से स्टेट का जो मार्केट का मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि अगर स्टेट उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी तो ये स्टेट के लिए बेहतर रहेगा। न्योलिबरलिज्म की जो फर्स्ट अप्रोच थी ये 1973 के अंदर डिस्कस की गई थी, जो फर्स्ट चिली ने अडॉप्ट की। उसके बाद यूके में भी ये 1980s में आफ्टर द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने न्योलिबरलिज्म की अप्रोच ली। जैसे मार्गरेट टैचर थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। उसके बाद रोनाल्ड रेगन साहब थे यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने न्योलिबरलिज्म की अप्रोच को एक्सेप्ट किया। अब न्योलिबरलिज्म हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रिवर्स्ड द फ्लो ऑफ फ्रॉम अपर टू लोअर क्लास। क्या करता है कि न्योलिबरलिज्म के बारे में एक क्रिटिक की जाती है कि न्योलिबरलिज्म में जब मार्केट इंटरवेंशन फ्री या फ्री ट्रेड, फ्री गवर्नेंस कर दी जाती है, तो उसकी वजह से अपर टू लोअर लेवल की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मार्केट के अंदर जितने भी बोर्जवा बैठे हैं, एलीट क्लास बैठी है या प्रोडक्शन क्लास बैठी है, ये अपने हिसाब से मार्केट का मैकेनिज़्म सेट करते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं न्योलिबरलिज्म थ्योरी के। सबसे इससे क्या होता है न्योलिबरलिज्म थ्योरी? जिन जिन कंट्रीज़ ने न्योलिबरलिज्म की अप्रोच अचीव की, एक्सेप्ट की और उसको मेंटेन किया और उसको फाइनलाइज किया गवर्नेंस मॉडल के अंदर, उन्होंने क्या क्या बेनिफिट लिए? एक तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो गया। उसके बाद जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती थी, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से सब्सिडीज़ जाती थी वो, और उसकी वजह से जो डेफिसिट पैदा होता था वो कम हो गया। टैक्स के अंदर टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स आई।
उसके बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट की बेस के ऊपर हुआ कि मार्केट की जो इतना इंटरेस्ट मार्केट एक्सेप्ट कर सकती थी वो उस बेस से ऊपर हुआ। कंपेटिटिव एडवांटेजेस, कंपेटिटिव एज लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉम्पिटेंसी बढ़ी गवर्नमेंट के अंदर, ट्रेड लिबरलाइज्ड हुआ, हर किसी ने अपने हिसाब से, हर किसी ने, क्योंकि हर किसी को बिजनेस करने के अंदर लिबरलाइजेशन थी तो उसकी वजह से ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, फ्री कैपिटल मूवमेंट हुई, प्राइवेट इंटरप्राइज डेवलप हुए, प्राइवेटाइज ऑफ स्टेट एंटरप्राइज, डीरेगुलेशन हुई। डीरेगुलेशन का मीन डिसेंट्रलाइज्ड हुए। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दिया। उसके बाद लीगल सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी है उसको एट सम एक्सटेंट क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो किस बेस के ऊपर किया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन अंडरमाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, कि अगर कोई भी बाहर का जो इन्वेस्टर है वो कंट्री के अंदर लिबरलाइज आके इन्वेस्टमेंट करे और विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो अपना वर्क करे तो कंसीडर की जाती है कि वो इंटर एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी के अगेंस्ट जा सकती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे हमने अभी बात की कोविड-19 के अंदर यूएसए के कैपिटलिज्म की बात की, तो जो जहाँ जहाँ पे हेल्थ जो है वो पब्लिक एंटरप्राइज थी वहाँ वहाँ पे उनको अकाउंटेबल किया गया उन डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि वो स्टेट के अंडर थी। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, यूएसए था, वहाँ पे स्टेट को या प्राइवेट सेक्टर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि ये एक सडन इशू पैदा हुआ जिसके ऊपर जो प्राइवेटाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ हेल्थ के एग्रीमेंट्स किए गए थे उनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं किया गया था और जिसकी वजह से सर्विसेज नहीं मिली और उनको अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते। उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक है, डीरेगुलेशंस हैं कि अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से रेगुलराइज करना शुरू कर देगी हर चीज़ को तो मे भी किसी लेबर मार्केट जो है वो जो लेबर है उनकी कॉस्ट कम कर दे, लेबर के जो बेनिफिट्स हैं उनको कम कर दे, इट मे बी पॉसिबल। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। उसके बाद कॉरपोरेट पावर इंक्रीज़ होती है और गवर्नमेंट की पावर जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी के लिए हम इतने को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी 4 थ्योरीज़ होंगी, रेशनल चॉइस थ्योरी होगी, तो इसके बाद ये 4 थ्योरीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर। अभी तक के लिए इन 3 थ्योरीज़ जो हमने डिस्कस की, इसके अंदर हमने सबसे पहले कम्युनिटेरियनिज़्म डिस्कस किया, उसके बाद मार्क्सिज्म डिस्कस किया और एट द एंड हमने न्योलिबरलिज्म को डिस्कस किया। अगर इनके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम उसको बाकी जो चारों थ्योरीज़ हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।